नमस्ते बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी पटना को मिलने वाले एक और सौगात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना को आर ब्लॉक दीघा 6 लेन हाईवे की सौगात देंगे। अब दीघा और आर ब्लॉक का सफर महज 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी हां, इस पथ का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। आर ब्लॉक दीघा सड़क के निर्माण में कई खास बातों का ख्याल रखा गया है। सड़क के दोनों तरफ दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है, बीच में वाटर फाउंटेन भी लगाए गए हैं जो आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। तो देखिए, राजधानी को नए साल का नया तोहफा मिला है। आज से पटना की लाइफलाइन चालू हो जाएगी। जी हां, दीघा 6 लेन जो है उसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं और इसके बाद जो सफर है महज 5 मिनट का रह जाएगा। और इस सड़क का जो नाम है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और चलिए आपको बताते हैं अटल पथ के क्या क्या 5 फायदे हैं। जी हां, फायदे हम आपको बता रहे हैं। पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगी, सबसे बड़ा फायदा देखिए। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जेपी सेतु और गंगा पाथवे से आर ब्लॉक जो है वो जुड़ेगा। इसके अलावा उत्तर बिहार से पटना पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा, लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। उत्तर बिहार से पटना जंक्शन पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा 5वां फायदा हम आपको बता रहे, कम समय में लोगों की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार आज दिन भर व्यस्त रहेंगे। पटना के आर ब्लॉक में अटल पथ के उद्घाटन के बाद सीएम दोपहर 12:10 पर नालंदा के राजगीर में वेणु वन के उद्घाटन और परिभ्रमण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं दोपहर 1:45 पर वो राजगीर के घोड़ा कटोरा में घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद 3:15 पर गंगा उद्भव योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का वो निरीक्षण भी करेंगे। यानी आज दिन भर सीएम काफी व्यस्त हैं। आज कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के और सभी कार्यक्रम में वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। और देखिए, खरमास खत्म हो गया है। अब सियासत को नई करवट का इंतजार है। हर दल अपने अपने हिसाब से दावा कर रहा है, बस तलाश है तो मौके की। गुरुवार को लालू के लाल तेज प्रताप ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज कराया, गरीबों को खाना खिलाया, जमकर कुश्ती का खेल चला। लेकिन इस खेल में भी तेज प्रताप कुर्सी का खेल देख रहे थे। इस वक्त बिहार की सियासत में यही नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कौन किसे पछाड़ दे, कौन किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव में हार की टीस तो आरजेडी को है ही। हर वक्त कुर्सी पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लालू के लाल कुश्ती में भी कुर्सी का खेल देख रहे हैं। यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। कभी कराया है क्या आपने, या फिर कभी कुश्ती भी लड़ी है क्या आप? हम नहीं लड़े कुश्ती, लेकिन कुश्ती जो करने वाले लोग हैं। दरअसल सियासत का घोड़ा हर वक्त बिदकने को तैयार है, जैसा कि टूट वाले बयानों से साफ साफ झलकता है। मकर संक्रांति के मौके पर घोड़े पर सवार लालू के लाल ये जताना चाहते हैं कि पार्टी पर उनका भी लगाम है, समर्थक भी साथ है, बस समय का इंतजार है। खैर, सियासत है तो खिचड़ी तो पकेगी ही। मौका था मकर संक्रांति का, लिहाजा सियासी परंपरा को निभाते हुए तेज प्रताप ने अपने आवास पर गरीबों को खाना खिलाया। इस मौके पर तेज प्रताप अपने पिता लालू को काफी मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं पिता की भी कमी महसूस होती है। वो रहते हैं तो और उमंग और उत्साह की तरीके से, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच में आने का। जाहिर है खरमास खत्म हो गया, अब सियासत एक बार फिर सरगर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दावा किया जाता रहा कि खरमास खत्म होने के बाद बड़ा सियासी हलचल होगा। अब जबकि खरमास खत्म हो गया तो क्या दोनों तरफ से किए गए टूट के दावे सच साबित होंगे? खत्म हो गया खरमास, बदलेगी बिहार की सियासत।
क्या अब दलों में होगी टूट? पिछले एक महीने से बिहार के सियासी हलके में टूट की चर्चा चरम पर रही है। पहले आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे और आरजेडी की सरकार बन जाएगी। कुछ दिनों बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कह दिया कि खरमास बाद आरजेडी में टूट होगी। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय झा ने दावा कर दिया है कि आरजेडी में टूट जरूर होगी। अब जो लगे हैं हम लोग के जो नेता हैं लगे हुए हैं, उस पर महागठबंधन में टूट होगी ही। भूपेंद्र यादव जी बहुत ही संजीदा सीरियस पॉलिटिशियन है, ऐसे नहीं कोई बयान देते, तो जरूर उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे वहां से, तभी वो बयान दिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप जरूर देखें, अगर वो बोले हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे वो। टूट का दावा आरजेडी की तरफ से भी किया गया था। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा था कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए श्याम रजक पर तंज कसा है। लिखा है, आज ही ना 14 तारीख है जी। वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 को विधायक लेकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जरा पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। मांझी के ट्वीट के बाद महागठबंधन की तरफ से पलटवार किया गया है। भूपेंद्र यादव जी ने भले आरजेडी का नाम लिया हो, लेकिन खतरा तो जेडीयू और मांझी जी के सहनी जी के पार्टी को है। मांझी जी दूसरे दल की चिंता न करें, महागठबंधन की चिंता न करें। पहले मांझी जी ये तो बताएं कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी एक एमएलसी और एक मंत्री पद नहीं दिए और तो क्या वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ देंगे? खरमास के पहले शुरू हुई टूट की सियासत मकर संक्रांति के दिन भी जारी रही। खरमास के बाद का समय किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस हत्यारों को अब तक पकड़ नहीं पाई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। एक हत्या, 48 घंटे, पुलिस के हाथ खाली। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस पटना एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक के सीसीटीवी खंगाल रही है। बुधवार को 8 से 10 घंटे तक पटना पुलिस ने एयरपोर्ट पर जांच की और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने दावा किया है कि रुपेश हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। अब विपक्ष पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। रुपेश सिंह के जो हत्यारे हैं खुलेआम हत्या करके अब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, अभी भी नींद नहीं खुल रहा सरकार का। कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा सुशासन का ये बात करते हैं। बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है, उसको सरकार बचा सकती है। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गया, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार, और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने रुपेश कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। सुशील मोदी ने कहा कि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है, अपराधी जहां भी हो बचेंगे नहीं। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने भी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है, अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। इतना मैं जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी।
सियासी आरोप प्रत्यारोप को छोड़ भी दें तो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी अगर रुपेश कुमार के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेगा ही। सवाल है कि क्या क्राइम कंट्रोल बिहार पुलिस के बस का नहीं? क्या बिहार पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है? अगर नहीं तो फिर 48 घंटे बाद भी रुपेश के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रुपेश सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। रुपेश के पैतृक गांव सारण के सवरी जलालपुर के लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पटना में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और रुपेश के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुपेश के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। छपरा की पहली तस्वीर जहां लोग एकजुट हुए, नाराजगी दिखाई पुलिस प्रशासन के खिलाफ और कैंडल मार्च निकाला। वहीं पटना में भी, राजधानी पटना में भी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रुपेश को इंसाफ दिलाने के लिए यहां भी कैंडल मार्च निकाला गया और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में कानून का शासन है और रुपेश के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होगी। अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसको संरक्षण नहीं मिलता है, संरक्षण के जगह पे उसको जेल जाना पड़ता है, कानून कार्रवाई करती है, तो अंतर है। और बहुत संवेदनशील सरकार है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में तो आप जानते हैं कि बड़ी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। रुपेश जी के हत्यारों को पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। ये बहुत दुखद है, लोग भय में जिंदगी अपना गुजार रहे हैं। लोगों को 50 बार सोचना पड़ रहा है कि घर के बाहर वो कदम निकाले ना निकाले। अब ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोगों को घर में भी रहने में डर लग रहा है। सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार को है और चोर दरवाजे से ही सही नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है। हमने कहा है बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री रहे, इतने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक ये लोग करते हैं। इधर बेतिया में दबंगों ने 17 साल की एक महादलित लड़की की पिटाई की है। लोगों ने जब पुलिस को मौके पर पहुंचाया तो पुलिस आने को तैयार नहीं थी। घटना चनपटिया के सिरसिया ओपी के सेनवरिया गांव की है। मामूली विवाद में गांव के रामेश्वर सिंह के बेटों ने लड़की को पीटा है। जब पुलिस के गांव में तनाव की खबर दी गई तो सिरसिया ओपी के प्रभारी वहां आने में आनाकानी करने लगे। काफी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लड़की को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया। सर यहाँ पर नौटंकी नहीं हो रहा है, आकर के यहाँ पर बात कीजिए। यहाँ पर 100-125 लोग है, इनका आवाज खोला जाए, उससे मतलब नहीं है सर। यहाँ पे आम जनता है, आम जनता का आप मोटिवेशन नहीं समझ रहे हैं। आप आकर के यहाँ पर समझाइए, आकर के देखिए कि मामला क्या हुआ, उसके बाद कोई जाएगा। यहाँ से ले जा रहा है सब पहले। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि गाँव के कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? जख्मी नहीं हुई है, आप आइए लोग, आप लोग नहीं तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि हम लोग को नहीं आना है, या नहीं आना है या आना है, ये बोलिए। अस्पताल अभी नहीं जाएगी। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो दम तोड़ के यही मर देगी। और यहाँ पर 100-150 लोग हैं। आप आइए ना, हम लोग ले जाएंगे। तो आप पहले आइए, आप यहाँ पर आकर के रिपोर्ट दर्ज कीजिए। इन लोग का आरोप है कि आप लोग को फोन किया गया तो नहीं आ रहे थे। कहे नहीं आएंगे भाई, फोन होगा तभी करेंगे। पहले गांव का आदमी का होता है कि अस्पताल पहुंचा देना, उसके बाद हम लोग आते हैं, अपना कार्रवाई करते हैं। नहीं होता है तो हम लोग ले जाते हैं। इधर जमुई पुलिस ने हार्डकोर नक्सली प्रकाश राणा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 कारतूस, वॉकी टॉकी और पाइप बम के साथ विस्फोटक भी बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि नक्सलियों का दस्ता किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन खबर मिलने के बाद पुलिस बरहट के जंगल में पहुंची और मुठभेड़ के बाद एक नक्सली को गिरफ्तार किया गया। साथ ही हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। करने के बाद एक हार्डकोर नक्सली पकड़ाया
पहले तो उसने अपना नाम कुछ और बताया, बाद में जब उसकी इंट्रोगेशन हुई तो पता चला ये प्रकाश राणा है बरहट का। तो उसके पास से तलाशी हुई तो एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, 6 राउंड गोली है, डेटोनेटर है, पाइप बम है, कैप है और सबसे बड़ा है कि वॉकी टॉकी जो आप देख रहे हैं ना, ये वॉकी टॉकी है, ये लैंडमाइंस का सामान है सब उनके पास में। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा जलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अन्य कई लोगों को भी हिरासत में लिया है। दरिंदगी के बाद छात्रा का शव ठिकाने लगाने में इनके साथ ही लोग शामिल थे। प्राथमिकी दर्ज होने के 50 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला साहेबगंज थाना क्षेत्र का है। पकड़े गए आरोपियों का नाम गुलशन चंचल, अभिनय और राजा है। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। इसे लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने जो एफआईआर किया था उसमें जो मेन एक्यूज्ड थे उन सभी की अरेस्टिंग कर ली गई। इसमें मेन एक्यूज जो गुलशन कुमार था, चंदन कुमार था, इसके अलावा और जो बाकी चंचल कुमार और बाकी और दूसरे मेन एक्यूज थे जो एफआईआर एक्यूज थे, जिनके ऊपर मुख्य तौर पे लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था, उन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो डेड बॉडी छिपाने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ किया गया था और जिन लोगों को ने इसमें शामिल थे गांव के लोग, उन सभी को अरेस्टिंग हो गई है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के औजौल गांव में फायरिंग, अगजनी और पथराव की घटना में फरार अनिल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अनिल सिंह पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। घटना के पीछे की वजह वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। दोनों पक्षों के तरफ से रोड़ेबाजी और फायरिंग और आगजनी की घटना घटित हुई। दोनों तरफ से कांड दर्ज हुआ है। अनिल सिंह का काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी तक 10 से अधिक कांडों के बारे में पता चला है। कई कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और कुछ कांड में वो फरार भी चल रहे थे। उनके लड़के के विरुद्ध भी कांड दर्ज है। बिहार पथ परिवहन निगम पटना में अब इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा। फिलहाल 25 बसें चलाई जाएंगी। बसों की खरीदारी भी कर ली गई है। साथ ही फुलवारी शरीफ में इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण भी चल रहा है। इसके अलावा बिहार से भूटान की सीमा तक के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। निगम 50 नई बसें भी चलाएगा और फिलहाल ये बसें एक जिले से दूसरे जिले तक चलेंगी और दूसरे चरण में अनुमंडल स्तर तक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम के प्रशासक ने कहा कि निगम की बसों का किराया प्राइवेट बसों से काफी कम है। नगर निगम क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मेरा लगभग बन के तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा निकट भविष्य इसका उद्घाटन किया जाना है। काठमांडू की बसें तो मेरी पहले भी चलती थी, लेकिन अब बिहार वासियों को बिहार से यात्रा करने क्रम में भूटान जाना हुआ आसान, चूँकि हम वहाँ पर जयगांव एक जगह है जो पश्चिम बंगाल की अंतिम सीमा है, वहाँ तक हमारी बस मोतिहारी से जयगांव तक जाएगी। एक और फैसला हुआ है कि 50 नई डीजल बसें जो एकदम आधुनिक बसें हैं जिसमें वाईफाई की सुविधा रहेगी, उसमें संगीत, बिहार के राजगीत और राज प्रार्थना भी बजाए जाएंगे। तो ये सभी 50 बसों को हम लोग देने जा रहे हैं बिहार के 38 जिले में प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में मेरा लक्ष्य है कि बिहार का हर अनुमंडल, 102 अनुमंडल है, उसको हम लोग टच करें और फिर तृतीय चरण में BSRT की हर बसें प्रखंड स्तर तक जाएंगी। इधर स्टेट पास अभ्यर्थियों ने बेगूसराय में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका। दरअसल अभ्यर्थी अशोक चौधरी के एक बयान से नाराज है जो वायरल हो रहा है। ये वीडियो GD कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अशोक चौधरी ने ये कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की वजह से बिहार में शिक्षा रसातल में जा रही है और इसी से नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अशोक चौधरी का पुतला फूंका। और इस तरह से खाली कागज लेके बैठे रहिएगा। नियोजित शिक्षकों ने बिहार का क्या हाल किया हुआ है ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। दूध का चला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। बहाली पूरी मुस्तैदी से होगी, जैसे पहले बहाली होती थी वैसे बहाली नहीं होगी। दबाव मत बनाइए। बहुत ही अपमानजनक टीका टिप्पणी की। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। उसी के खिलाफ में यहाँ पर बेगूसराय के शिक्षक समुदाय में काफ़ी आक्रोश है और TT-STT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बेगूसराय की तरफ से आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका जा रहा है। पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज शराब कांड में 5 पुलिस पदाधिकारियों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी और सभी को दोबारा बहाल करने के साथ ही पूरा वेतन जारी करने का आदेश भी दिया है।
14 अगस्त 2016 को शराब पीने से 23 लोगों की मौत हुई थी और जिस मामले में 23 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया था। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के घरों को सील भी किया गया था। यहां अभी भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगी हुई है। छपरा में सोनपुर के बभनगावा घाट पर बनारस के तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गया तीर्थ प्रतिज्ञा संस्थान के आचार्य के मंत्रोच्चार से गंगा घाट गुंजायमान हो गया। आप भी देखिए गंगा आरती के कुछ विहंगम दृश्य।